हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. So I welcome you all to a brand new session of the discussion of pleasure test series PTS 4 of class 11th for second term examination. चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ छोटी मोटी बातें बता देता हूं, यानी जनरल इंस्ट्रक्शन. तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये पूरा पेपर बेसिकली 3 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड होगा. सेक्शन ए में 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे. सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे. सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस होंगे, वो भी 4 मार्क्स के होंगे. सेक्शन सी में जो लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 होगा वो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें 2 सब पार्ट्स होंगे 2-2 नंबर के. यहाँ पर कुछ इंटरनल चॉइस भी होंगी. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं. तो बताइए जरा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना. ठीक है बच्चों, आप फाइनली चलते हैं और क्वेश्चन 1 से पीटीएस 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो चलते हैं जरा. तो ये रहा बच्चों पीटीएस 4. जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, इससे हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं. ठीक है, क्या बोला हुआ है? फाइंड द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. ये रहा आपके पास साइन 15 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री, इसका मुझे न्यूमेरिक वैल्यू निकालना है. सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, ध्यान से सुनना बच्चों. कॉस थीटा को अगर मैं साइन की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर थीटा की जगह तुम 15 डिग्री पुट कर दो, थीटा की जगह 15 डिग्री पुट करो, तो देखो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन अब कैसा लगेगा. साइन 15 डिग्री, ठीक है ना, माइनस कॉस 15 डिग्री को मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन 90 माइनस 15, यानी क्या बन जाएगा, साइन 75 डिग्री. ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों? यहां से फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी वाला. ये क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2. समझे? अब चलो यहां पर सी क्या है और डी क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लो. तो यहां पर ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी यानी 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री. क्या बनेगा? ये बनेगा 90 डिग्री अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा 45. समझे? फिर यहां पर साइन सी माइनस डी, तो सी माइनस डी करोगे तो क्या आएगा, 15 माइनस 75, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ माइनस 60 डिग्री अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा माइनस 30 डिग्री. इस तरीके से समझे. 2 कॉस 45 का मतलब ये हुआ, साइन माइनस 30 का मतलब हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 30. ठीक है बच्चों, अब ये क्या बनेगा, 2 इंटू 1 बाय रूट 2 और यहाँ पर माइनस हाफ हो जाएगा. यहाँ पर चेक कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 जो ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पर ये 2 कैंसिल होगा, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा माइनस 1 बाय रूट 2. दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है बच्चों, चलें आगे. अब इस क्वेश्चन में आपको एक चॉइस तो दिख ही रहा होगा, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं. तो इसमें क्या बोला हुआ है हमें, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज नोन टू बी 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग. हाउ फार डज इट स्टेप मूव इन 45 मिनट. चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है. इस तरीके से आपका कोई वॉच है. ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो मिनट की सुई है वो 1.4 सेंटीमीटर लेंथ की है. यानी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मिनट की सुई जब यहाँ ऐसे मूव कर रही होगी, है ना, तो ये एक नया सर्कल बन रहा होगा, उस सर्कल का रेडियस होगा 1.4 सेंटीमीटर. समझे? अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मिनट की सुई 45 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी. तो ध्यान से समझना मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ. देखो, अगर 45 मिनट की बात है तो मतलब मिनट की सुई यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक पहुंची होगी बच्चों, यहाँ तक, है ना, यानी 12 से लेकर 9 तक पहुंची होगी. और ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है 45 मिनट में,
जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, आपको यही डिस्टेंस निकालना है, समझे। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा यहाँ पर एल, समझे। और यहाँ पर ये वाला एंगल अगर मुझे पता चल जाए वो भी रेडियन में, तो मेरा काम हो जाएगा। देखो हम कैसे करेंगे, अगर आपको ध्यान हो बच्चों, इन 60 मिनट के टाइम में मिनट की सुई कितना एंगल बनाती है। द मिनट हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ हाउ मच। देखो 12 से चल के 12 पे ही आ जाए, समझे, 60 मिनट का टाइम पूरा हो जाएगा। तो इस समय एंगल बन जाता है 360 डिग्री एट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल विच इज ट्रेस्ड बाय दिस मिनट हैंड, समझे। तो यहाँ पर इतना बन जाता है एंगल, तो 60 मिनट में इतना बनेगा। सो देयरफॉर एंगल मेड इन 45 मिनट, एंगल मेड इन 45 मिनट। तो ये कैसे पता चलेगा बच्चों, 360 डिग्री अपॉन 60 इंटू 45, सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक है। यहाँ पर कैंसिलेशन कर लो, 45 इंटू 6 दैट मीन्स ये आ जाएगा 270 डिग्री। अब 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3π/2, ये आपका थीटा एंगल हो गया। फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स L/R, है ना बच्चों। थीटा यहाँ पर रेडियन में होना चाहिए। बस इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर मैं कहूं तो L इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। R क्या है 1.4, ठीक है, और थीटा क्या है 3π/2। क्वेश्चन में बोला हुआ है पाई की वैल्यू 22/7 यूज करने के लिए, तो चलो यूज कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ 2 से 1.4 कैंसिल हो जाएगा तो 0.7 आएगा इंटू 3 और पाई का मतलब हुआ 22/7, यहाँ 7 से कैंसिल होगा तो 0.1 बचेगा। सो दिस विल बी 0.1 इंटू 3 इंटू 22 यानी 66, यानी फाइनली आपका आंसर आएगा 6.6 सेंटीमीटर, समझे बच्चों। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है इसको भी देख लेते हैं जी। क्वेश्चन 2 बेसिकली चैप्टर 6 में से है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ सबसे पहले मुझे RHS में तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा। चलो काम शुरू करते हैं। 2x - 1/3, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 5 3 जा 15x माइनस ये 10 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 और ये प्लस का 4x हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 20, समझे, 4 इंटू 5। अब इसके बाद न्यूमरेटर में पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, क्या बनेगा 2x - 1/3, ठीक है बच्चों। यहाँ पर न्यूमरेटर में बनेगा 19x, चेक करो, और ये -18 अपॉन में 20, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं 60 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, यहाँ पर भी 60 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। वैसे तो आप यहाँ से ये सोच सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, उससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 और 20 पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया वो भी पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब क्या हो जाएगा LHS में, 3 से 60 कटेगा तो 20 पे जाएगा, 20 को ब्रैकेट में भेज दो, मतलब ये हो जाएगा 40x - 20, समझे, ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पर LHS में हो चुका है, अब RHS में क्या होगा, तो 20 से 60 कैंसिल होगा तो 3 पे जाएगा, 3 को अंदर भेजेंगे तो 3 इंटू 19x यानी ये हो जाएगा 57x माइनस 3 इंटू 18 यानी ये हो जाएगा 54, ठीक है बच्चों। साइड चेंज करते हैं जरा, यहाँ पर क्या होगा, तो 40x माइनस 57x यानी माइनस का 17x, ठीक है। ये 20 उधर जाएगा, माइनस का 20 उधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, तो प्लस का 20 माइनस 54 यानी ये हो जाएगा माइनस का 34, ठीक है। अब जैसे ही दोनों तरफ तुम लोग -17 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनने वाला है बच्चों, ध्यान से देखना, इस तरीके से मैं कह रहा हूं, तो इनइक्वालिटी का साइन यहीं पर चेंज हो जाएगा क्योंकि तुमने एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, समझे। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू 2, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर भी छोड़ सकते हो या फिर इसे ऐसे लिख दो कि x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 2 तक, 2 पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर ऐसे छोड़ा जा सकता है या फिर ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। तो बस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
जो कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी चैप्टर नंबर 7 में से है। यहां पर क्या बोला हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड बी अरेंज्ड। ये वर्ड भी परमुटेशन है। यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल कितने लेटर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स एक बार काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर 12 लेटर्स हैं। अब रिपीटिशन को देख लेते हैं। तो P तो एक ही बार है, E भी एक बार है, R भी एक बार है, M भी एक बार है, U भी एक बार है, लेकिन T 2 बार है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ T कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ T हो जाएंगे 2। ठीक है, उसके बाद A एक बार है, फिर I भी एक बार, O भी एक बार, बाकी सारे लेटर्स यहाँ पर सिंगल टाइम्स हैं। तो यहाँ पर इसने पूछा इन हाउ मैनी वेज कैन ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड बी अरेंज्ड, यानी अब मैं फाइनली अपना आंसर लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ दिस गिवन वर्ड। तो कैसे मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो 12। तो 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो ये रिपीटिशन हो रहा है उसके फैक्टोरियल से मैं डिवाइड कर दूंगा। इसको फाइनली कैलकुलेट करके जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 बेसिकली चैप्टर 13 में से है, यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। क्या बोला हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस फंक्शन को आप चाहो तो fx बोल दो या फिर y बोल दो। मैं इसको फिलहाल y लिख लेता हूं। तो ये क्या दिया हुआ है, secant x प्लस 1। ठीक है ना, और यहां पर है आपका 10x माइनस एक्स। जैसे ही मैं डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा तो y का बन जाएगा dy अपॉन dx, और RHS में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, अपनी स्क्रीन पे एक बार देखो ध्यान से। ठीक है बच्चों, समझे। इन दोनों में से किसी भी फंक्शन को फंक्शन u और किसी फंक्शन को आप v मान लो, दूसरे वाले को v मान लो। इसको u मानोगे तो u को बाहर कर दो, v का डेरिवेटिव कर लो। तो ये हमने स्टार्ट किया v का डेरिवेटिव करना, प्लस अब v को बाहर करो, ये हमने v को बाहर किया, और u का डेरिवेटिव यहां पर स्टार्ट कर दो। ठीक है बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना आंसर लिखना। यहां पर क्या बनेगा भैया, तो 10x का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस, अब इस x का बन जाएगा 1। ठीक है, और ये कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं बना, अगर बना तो मुझे बताओ। बन गया ना, चलो अच्छी बात है कि आपको पता है। ये बनेगा 10x माइनस एक्स, यहां पर क्या हो जाएगा, सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x इंटू 10x। ठीक है, और प्लस 1 का मतलब 1 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यहां पर आपने मुझे कुछ बताया कि नहीं बताया, यहां पर कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, ये इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर आपका ये चल रहा है 10x माइनस एक्स, और ये आप लिख लो सीकेंट x इंटू 10x। क्या फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको बच्चों, फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो आप इन ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे होगा, देखो यहां पर सीकेंट x इंटू 10 स्क्वायर एक्स, समझे, प्लस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स, प्लस देखो यहां पर करोगे ना तो ये बनेगा सीकेंट x इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू सीकेंट x इंटू 10x। अब देखो यहां पर ये सीकेंट x और 10 स्क्वायर एक्स 2 बार आ चुके हैं तो इसको 2 टाइम्स कर दो। तो 2 सीकेंट x इंटू 10 स्क्वायर एक्स प्लस ये आपका 10 स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स सीकेंट x इंटू 10x। तो इस तरीके से अपना फाइनल आंसर आप यहां पर कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 कोनिक सेक्शन में से है, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ दिस। अब ये क्या है, तो ये एक एलिप्स है बच्चों। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए, मतलब देखो ये होता है ना आपके एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो ये होता है या फिर ये होता है ना एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इससे कंपेयर करने के लिए मुझे यहाँ पर 100 को ना 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए दोनों ही तरफ 100 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100, नाउ दैट इज इक्वल टू 1। तो फिलहाल इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा, समझे बच्चों। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100,
यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 10। तो बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 25, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 5। अब इसने पूछा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, समझे? तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या होता है भैया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस? यानी 2a। तो a की वैल्यू पुट कर दो, a की जगह 10, यानी ये हो जाएगा 20। ठीक है बच्चों। फिर आप निकालो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन में, देख लो ध्यान से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2b, b की वैल्यू यानी 5 पुट करो, ये हो जाएगा 10। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, यानी सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड बोथ द आईज कम टुगेदर। तो यहां पर सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, तो यहां पर जरा टोटल नंबर ऑफ लेटर पता कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ गए बच्चों? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो गए 10। ठीक है। अच्छा, रिपीटिशन, यू का रिपीटिशन तो है नहीं, एन का भी नहीं है, आई का रिपीटिशन है। तो नंबर ऑफ आई यहाँ पर 2 टाइम्स है। फिर बी का रिपीटिशन नहीं है, ई का नहीं है, आर का भी नहीं है, एस का भी नहीं है, और किसी भी लेटर का रिपीटिशन नहीं है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर पता करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है। अब अगर मुझे नंबर ऑफ अरेंजमेंट पता करने हैं जिसमें बोथ द आईज विल कम टुगेदर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों आई को एक साथ रख लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 10 थे, तो 2 आई यहाँ पर लगा दिए, मतलब 8 लेटर्स बच जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which both eyes come together, both eye will come together। अब ये पता करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों लेटर को 1 यूनिट की तरह ट्रीट करते हुए यहां पर ये 8 लेटर प्लस 1 लेटर, यानी ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन। तो रिपीटिशन तो किसी का है नहीं, तो मतलब इसको रहने दो। लेकिन अब यहां पर इन दोनों लेटर्स का भी अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, जो कि 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल के तरीके से होगा। सो मतलब फाइनली कंक्लूजन ये हुआ कि ये बन जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल। समझे बच्चों? अब यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की? दैट इन ए रैंडम अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड बोथ द आईज कम टुगेदर। तो ये आपका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, और ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, उसके नीचे था 2 फैक्टोरियल। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल को देखो ऐसे लिख लो। समझे बच्चों? तो ये क्या बन जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 लिख लो तो वो 2 ही रहेगा, नीचे 10 पहले से ही है यानी 1/5। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी के साथ सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं जरा सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है वो है ट्रिग्नोमेट्री में से। क्या बोला हुआ है बच्चों? यहां पर आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इसका हम LHS ले लेंगे। तो LHS में क्या दिया हुआ है, 2 cos π/13, यहां पर cos 9 π/13 है, प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। ठीक है, इन दोनों में मैं cos C प्लस cos D लगाने वाला हूं। ध्यान से देखते रहना किस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 cos C प्लस D/2, यानी 3 π/13 प्लस 5 π/13, और फिर पूरे के नीचे 2। तो ऊपर क्या बनेगा 8 π/13 और पूरे के नीचे 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 π/13 इंटू कॉस। अब यहाँ पर C माइनस डी, ये देखो C माइनस डी का मतलब देखो इस तरीके से, तो ऊपर क्या बनेगा 3 - 5 यानी -2 π/13, -2 π/13 और पूरे के नीचे 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा,
मतलब ये आपको मिलेगा देखो इस तरीके से। बात समझ आई सभी को? ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम मैं और भी करता चलूंगा, ध्यान से देखना। ये जो cos 9π/13 है, आई वुड लाइक टू राइट इट लाइक दिस। देखो ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, एलसीएम लेके देख लो, लिख तो सकते हो, समझे? अच्छा, यहाँ पर क्या है, 2 cos 4π/13 इंटू cos -x क्या होता है बच्चों? तो ये तो सिर्फ cos x रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये -x कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर आप देखो प्लस का cos x लिखा हुआ है, तो मतलब cos -π/13 को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लूंगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और बताओ, cos π-θ क्या होता है? तो ये होता है माइनस cos θ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट का केस हो जाता है, समझे बच्चों? ये चीज कहाँ लगेगी, यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली आपका, दिस विल बी 2, ये cos π/13 पहले से है, cos π-θ यानी माइनस का cos θ, जो कि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। देखो इस तरीके से आ जाएगा, इसको लिख लो 2 cos 4π/13 इंटू cos π/13, समझे? अब देखो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म बिल्कुल सेम है, बट ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो बस ये कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर 0 आपको देके जाएगा, जो कि RHS के इक्वल है। ऊपर आप यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं फाइनली, इसका एक अल्टरनेटिव है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अल्टरनेटिव जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्री में से ही होना चाहिए, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में से ही है। तो क्या बोला हुआ है बच्चों, यहाँ पर इसने आपको 10x की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर एंगल x कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई से लेकर 3π/2 के बीच में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए तो 10x की वैल्यू पॉजिटिव है। आपसे इन सब की वैल्यू पूछी गई है, sin x/2, cos x/2 एंड 10x/2 की। सबसे पहले यहाँ पर मैं secant स्क्वायर x निकालूंगा। वो कैसे निकलेगा, 1 + tan स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा secant स्क्वायर x, समझे? तो 1 प्लस यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर यानी 9/16, यानी एलसीएम लोगे तो 25/16 आएगा। दैट मीन्स secant x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, तो secant x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, ये बनेगा 5/4। लेकिन यहाँ पर एंगल x थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए secant x सिर्फ नेगेटिव रहेगा, समझे? यहाँ रीजन बता सकते हो कि यहाँ पर एंगल x कौन से क्वाड्रेंट का है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का है, इसलिए इसको नेगेटिव ही रहना था। secant x निकल गया तो यहाँ से cos x भी निकल जाएगा, ये आपका आ जाएगा -4/5। ठीक है, अब देखो cos x निकालना मेरा मेन मोटिव था, क्योंकि अब मैं हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगा के इन सब की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे, ध्यान से सुनना। अगर आपको ध्यान हो, 2 sin स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2a, समझे? यहाँ पर अगर a की जगह x/2 पुट कर दो तो ध्यान से सुनना क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 - cos x, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर cos x की वैल्यू आप निकाल चुके हो, -4/5 यानी 1 + 4/5 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करोगे 9/5 आएगा। तो यहाँ से आपको sin x/2 क्या मिलेगा, तो sin x/2 मिलेगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 9/10 पूरे का अंडर रूट, यानी +/9/10 पूरे का अंडर रूट। ठीक है ना, 9 का रूट तो हम बाहर निकाल देंगे, मतलब वो 3 बन जाएगा, देख लेंगे उसको। लेकिन उससे पहले जरा यहाँ क्वाड्रेंट का पता करो। किसके क्वाड्रेंट का, x/2 वाले एंगल के क्वाड्रेंट का। यहाँ पर x वाला एंगल देखो इस इंटरवल यानी इस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। पूरे को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये π/2, अब देखो ये x/2 वाला एंगल मिल गया, तो π/2 से बड़ा होगा, 3π/4 से छोटा होगा, मतलब ये हुआ देखो इस वाले इंटरवल में जाएगा, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, समझे? तो आपका आंसर आएगा +√9/10। 9 का रूट मतलब मैंने बोला था ना कि बाहर आ जाएगा तो 3 बन जाएगा, तो आप आंसर ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मेन फॉर्मूला यूज हुआ और इस कंसेप्ट का ध्यान रखना। अब आपको निकालना है cos x/2, तो cos x/2 के लिए जो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो वो मैं ऊपर टॉप में लिख रहा हूं, ध्यान से देखो।
आप यहाँ पर ये लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। अगेन यहाँ पर a की जगह x/2 रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब ये बात मैंने ऊपर इसलिए बताई क्योंकि फिलहाल यहाँ पर मैं किसी और मेथड से करने वाला हूँ cos x/2 की वैल्यू निकालने के लिए। इस मेथड से देखो, यहाँ साइड में देखना, देखो अपने लेफ्ट साइड में आपको 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ थीटा की जगह अगर आप x/2 एज्यूम कर लो तो आपका काम यहाँ पर बड़े आराम से हो जाएगा cos x/2 निकालने का। तो मतलब cos स्क्वायर x/2 क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बन जाएगा। समझे बच्चों? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 का मतलब ये हुआ 1 माइनस 9/10। एलसीएम ले लो, ये बनेगा 1/10। यहां से स्क्वायर को हटाओगे तो cos x/2, मतलब वैसे तो प्लस माइनस आना चाहिए लेकिन मैं डायरेक्टली नेगेटिव लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है। यहाँ देखो आप, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है। समझे? तो यहाँ sin x/2 की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर cos x/2 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे tan x/2 भी निकालना है। तो tan x/2 के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, sin x/2 को cos x/2 से डिवाइड कर दो। मतलब समझे मैंने क्या बोला, sin x/2 को आप डिवाइड कर दो cos x/2 से। लो जी, हमने अपना काम कर दिया। तो चलो यहाँ पर 3/√10 को डिवाइड करो, -1/√10 से आपका आंसर -3 आ जाएगा। ये रहा जी आपका पूरा सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब ये कौन से टॉपिक में से है, तो ये चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वेशन में से है। यहाँ पर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ की हेल्प से इन सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी इनइक्वालिटीज हैं उनके लिए अगर मैं इक्वेशंस कंसीडर कर लूं, x + 4y = 80, ठीक है, फिर आपका 3x + 2y = 150, फिर आपका है x = 15, और ये तो आपके x एंड y एक्सिस बना देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर आपको टेबल बनाना है टेबल बना के कर लो, या डायरेक्टली भी कर सकते हो। चलो हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना y एक्सिस प्लॉट कर लेता हूँ और अपना x एक्सिस भी प्लॉट कर लो। ठीक है बच्चों, ये आपका y एक्सिस हुआ और ये आपका x एक्सिस हुआ। यहाँ पर बेसिकली हमें डिफरेंस कैसे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 20 का डिफरेंस ले लें क्या, 20 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर 60, यहाँ पर आपका आ जाएगा 80, ठीक है, फिर आपका 100, बाद में देख लेंगे अगर और भी लेना पड़ेगा तो। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे, जरा यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो ये आपका 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर 60, यहाँ पर 80, ठीक है। अब जरा इस वाले को देखो, पहले वाले को, इसमें अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो 4y = 80, यानी y की वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, और अगर y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, देखो इस तरीके से। ये पहले वाला है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका। अच्छा, अब जरा अगले में चलते हैं, यानी इस वाले में। इसमें अगर x को 0 रखोगे तो 2y = 150 आएगा, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 75। अब 75 का मतलब देखो 60 ये रहा, 80 ये रहा, तो यहाँ पर आपका 70, यानी यहाँ पर कहीं आपका 75 आएगा। ठीक है, और जैसे ही आपने y को 0 पुट किया तो 3x = 150, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50। अब 50 देखो यहाँ पर कहीं आएगा आपका 40 एंड 60 के बिल्कुल मिडिल में। अब इन दोनों को भी मुझे ज्वाइन करना है, तो इस तरीके से आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है बच्चों, अब ये रह गया x = 15 वाला। तो यहाँ पर आपका 10 यानी 15 देखो यहाँ पर कहीं आ जाएगा। तो x = 15 मतलब y कुछ भी हो, x की वैल्यू हमेशा 15 ही रहेगी। ये देखो इस तरीके से आपका ये लाइन आ जाएगा। समझे बच्चों? अब मुझे यहाँ पर शेडेड एरिया का पता करना पड़ेगा, इसके लिए हम लेंगे टेस्टिंग पॉइंट्स। तो टेस्टिंग पॉइंट सभी के लिए हम 0,0 ले सकते हैं। अगर इसके लिए 0,0 लोगे तो क्या कंडीशन आएगी, ध्यान से देखना। यहाँ पर 0,0 x और y की जगह डालोगे तो ये बन जाएगा 0 < or = 80, जो कि ट्रू कंडीशन है।
अब ट्रू कंडीशन है तो टेस्टिंग पॉइंट 0,0 की तरफ ही शेडिंग करेंगे, यानी ये देखो इसकी तरफ शेडिंग होगा, यहाँ पर ओरिजिन यानी 0,0 होता है। ठीक है, अब जरा सेकंड वाले के लिए देखते हैं, यानी इसके लिए देखते हैं। इसके लिए भी आप चेक कर लो बेटा, 0,0 टेस्टिंग पॉइंट लोगे तो अगेन कंडीशन आपको ट्रू ही देके जाएगा, मतलब इसका शेडिंग भी हमें ओरिजिन की तरफ ही लेके चलना है। ठीक है, अब जरा इस लास्ट वाले के लिए देख लो, x लेस देन 15 वाले के लिए, तो यहां पर अगर टेस्टिंग पॉइंट 0,0 लोगे तो ये देखो आपको कंडीशन ऐसे दे रहा है और ये भी ट्रू कंडीशन है, मतलब इसका शेडिंग एरिया भी इधर ही आएगा ओरिजिन की तरफ। और हमें पूरा शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है क्योंकि x और y दोनों ही पॉजिटिव बोला गया है। सो दैट मीन्स यहाँ पर फाइनली अगर आप देखोगे तो इसका शेडिंग देखो, इसका शेडिंग नीचे की तरफ, इसका आपका लेफ्ट की तरफ, और इसका शेडिंग भी नीचे की तरफ होते हुए आएगा, तो ये वाला एरिया आपको कॉमन एरिया मिलेगा यहाँ पर ओरिजिन। इस पॉइंट को आप पॉइंट ए बोल दो, इसे पॉइंट बी और यहाँ पर पॉइंट सी बोल दो। अब हमें आंसर डिक्लेयर करना है तो हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, हम कहेंगे ऑल द पॉइंट्स इन द कॉमन फिजिबल रीजन OABCO रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। लेकिन एक बात और, यहाँ पर अगर आप चाहें तो स्केल लिख सकते हैं, अच्छा रहता है। तो स्केल मैंने क्या लिया होगा, अगर ग्राफ पेपर मेरे पास होता तो मैं कहता 10 स्मॉल बॉक्सेस, आपका मन करे 20 स्मॉल बॉक्सेस ले लो भैया, तो 10 स्मॉल बॉक्सेस ऑन बोथ एक्सिस, बोथ द एक्सिस, मैंने उसको किसके इक्वल लिया है, तो 20 यूनिट्स के इक्वल लिया है। ठीक है, अच्छा एक बात और भी है, यहाँ पर ये जो कंडीशन है ना कि x और y दोनों ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होंगे, इसके बारे में भी लिख के बता दूंगा मैं। यानी जैसा कि ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिबल रीजन आएगा ना, मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये कहां पर होना चाहिए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मस्ट बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो ये बात तो मैंने पहले ही डिस्कशन में लिया था लेकिन लिखा नहीं था, अब मैंने लिख दिया। अब मेरा सॉल्यूशन डिक्लेयर करने का टाइम है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल द पॉइंट्स इन कॉमन शेडेड रीजन लिख दो या फिजिबल रीजन लिख दो। तो फिलहाल तो मैंने कॉमन लिख दिया है, तो मैं कहूंगा ऑल द पॉइंट्स इन कॉमन शेडेड रीजन। अब रीजन का नाम क्या है, तो OABCO, ऑल द पॉइंट्स इन द कॉमन शेडेड रीजन, ये रहा रीजन, आर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स with major axis along the x axis and passing through the points। तो मतलब आपका जो एलिप्स होने वाला है उसका मेजर एक्सिस x एक्सिस पे है, दैट मीन्स एलिप्स मस्ट बी ऑफ दिस टाइप। ठीक है, एलिप्स इस टाइप का होने वाला है बच्चों। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट का एलिप्स है ये इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, सो वी विल राइट इक्वेशन फर्स्ट वाला एलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स क्या है बच्चों, तो एक तो है 4,3 और एक है -1,4। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे। चलो जरा 4,3 को यहाँ पुट करते हैं, x की जगह 4 एंड y की जगह 3, तो 4 का स्क्वायर यानी ये बनेगा 16/a² प्लस y की जगह 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9/b² इक्वल्स 1। इसे इक्वेशन सेकंड बोल दो। फिर -1,4 को यहाँ पर डालेंगे, x की जगह -1 और y की जगह 4, तो ये बन जाएगा 1/a² प्लस यहाँ पर y की जगह 4 डालोगे यानी 16/b², नाउ दैट इज इक्वल टू 1। ये आपका थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैं किस तरीके से सॉल्व करूं बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम ऐसे करें, इस सेकेंड इक्वेशन -16 टाइम्स थर्ड इक्वेशन, अगर इस तरीके से काम करोगे तो आपका 16/a² वाला कैंसल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 9/b² माइनस, देखो क्योंकि नेगेटिव किया है ना आपने, तो 16/b² इंटू 16 यानी ये हो जाएगा 256/b²। RHS में क्या होगा, 1 - 16 यानी ये माइनस का 15 हो जाएगा। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 9 - 256
यानी -247 अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -15। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 247 अपॉन 15। ठीक है बच्चों, इस बी स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय इक्वेशन थर्ड, यहां पर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू को पुट करूंगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या, 247 अपॉन 15, नाउ दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 16 इंटू 15, देखो ऐसे होगा ये, अपॉन में 247। तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे 247 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो क्या आएगा 15 6 90 का 0 कैरी 9, 15 1 जा 50 और वहां से 9 यानी क्या हो जाएगा ये 24। देखो इस तरीके से आएगा, नीचे आपका 247 पहले से ही है, मतलब ये हो जाएगा 7 अपॉन 247। ये 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू है, मतलब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 247 अपॉन 7, इस तरीके से। अब यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यूज को मैं पुट करने वाला हूं, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। जैसे यहां पर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन, अब देखो ए स्क्वायर का मतलब है 247 अपॉन 7 प्लस वाई स्क्वायर, अब बी स्क्वायर का मतलब है 247 अपॉन 15। नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 1। यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करोगे 7x स्क्वायर अपॉन 247 प्लस 15y स्क्वायर अपॉन 247 इक्वल टू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, मतलब ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर भी हमें प्रूव करना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका एलएचएस ले लेते हैं। तो यहां पर है cos x प्लस cos 3x प्लस cos 5x प्लस cos 7x। चलो काम शुरू करते हैं। cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला, यानी 2 cos c प्लस d, तो c प्लस d यानी x प्लस 3x यानी 4x अपॉन 2, समझे कि नहीं। देखो इस तरीके से कह रहा हूं मैं, इंटू cos c माइनस d, चेक करते रहना, ऐसे हो जाएगा। अब लास्ट के इन दोनों में cos 5x प्लस cos 7x में भी सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ये बनेगा cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू में cos, ये रहा c माइनस d अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, ये बनेगा 2 cos, ये क्या बनेगा 4x अपॉन 2, तो 4x अपॉन 2 यानी 2x हो जाएगा। ये क्या बनेगा cos माइनस 2x अपॉन 2 यानी cos ऑफ माइनस x, समझे। वैसे वो सिर्फ cos x भी लिखा जा सकता है या नहीं, बिल्कुल। अच्छा इसको देखो, यहाँ पर ये बनेगा 12x अपॉन 2 यानी ये हो जाएगा 6x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos, ये माइनस x बन जाएगा। फाइनली चेक करके देखो, है ना। चलो इसको ऐसे लिखो, और मैं तो बता चुका हूँ cos ऑफ माइनस x क्या बनेगा, cos x बनेगा। तो पूरे में से 2 cos x कॉमन ले लो, तो अंदर मिलेगा आपको cos 2x ये वाला, और यहाँ से cos 6x, चेक करो ये वाला, cos ऑफ माइनस x, cos ऑफ माइनस x को cos x लिखा, और 2 यहाँ से फाइनली cos x के साथ में कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर मैं फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा जो हम ऑलरेडी 2 बार लगा चुके हैं। तो ये बनेगा 2 cos c प्लस d यानी 2x प्लस 6x क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों 8x अपॉन 2 यानी ये हो जाएगा 4x। ठीक है, cos c माइनस d यानी 2x माइनस 6x माइनस 4x अपॉन 2 यानी माइनस का 2x, देखो ऐसे आएगा। अब यहां से हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 यानी 4, ये रहा आपका cos 4x, इसको आगे लिख लो। ठीक है, cos माइनस 2x यानी ये आपका cos 2x ही रह जाएगा, फिर यहां से आपका ये cos x। आप एक बार RHS से इसको मैच करके देख सकते हो, ये रहा आपका RHS, आपको एग्जैक्टली मैच होता हुआ दिख रहा होगा, मतलब क्वेश्चन 10 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 10 के अल्टरनेटिव को देखते हैं। यहां पर इसे प्रूव करना है, अगेन प्रूव करने वाला क्वेश्चन। यहां पर सबसे पहले इसमें मैं दोनों ही तरफ 2 से ना मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो ध्यान से मैं किस तरीके से कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सिंपल बना रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। ऐसा क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी में है बच्चों, एग्जाम्पल चेक करना एक बार, एग्जाम्पल मिसलेनियस वाला। ठीक है, ऐसा करोगे तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा, एक बार चेक करके देख लेना। ठीक है, अब ये एक नया क्वेश्चन बन गया जो कि इसी क्वेश्चन की हेल्प से बनाया है मैंने। इस वाले स्टेटमेंट का एलएचएस ले लो,
मतलब जो अभी आपने लिखा है, यानी 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर, ये रहा आपका एंगल x प्लस पाई बाई 3, फिर से 2 cos स्क्वायर और एंगल है x माइनस पाई बाई 3। समझे बच्चों? यहाँ पर जो फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं, एक बार टॉप में देखो, 2 cos स्क्वायर एक्स, इनफैक्ट x की जगह मैं यहाँ पर एंगल a यूज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं? ये फॉर्मूला आज की क्लास में पहले बताया जा चुका है। ऐसे लिख सकते हो। अब a की जगह x पुट करो, 2 cos स्क्वायर एक्स का काम हो जाएगा। a की जगह x प्लस पाई बाई 3 पुट करो, इसका काम हो जाएगा। फिर इसका भी इसी तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। चलो काम शुरू करते हैं जरा। तो ये बनेगा आपका 1 प्लस कॉस 2x, समझे कि नहीं? पहले वाला प्लस, अब दूसरे वाले को 1 प्लस कॉस, एंगल का तो डबल करना है ना, तो ये बनेगा 2x प्लस 2 पाई बाई 3, समझे? अब इस वाले का 1 प्लस कॉस, ये बनेगा 2x माइनस 2 पाई बाई 3, चेक कर लो। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये 1 और ये 1 मिलकर बनेगा 3। यहां पर है cos 2x, इसको संभालो। यहां पर है cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 और यहां पर है cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये आप खुद करके देखना घर पे। यहां पर cos a प्लस बी का फॉर्मूला, यहां पर cos a माइनस बी का फॉर्मूला, ऐसे सिंप्लीफाई करके देखना, आपका सॉल्यूशन पक्का आएगा। मैं कैसे करूंगा? मैं यहां पर cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ये पूरा c, ये पूरा d, इन एंगल्स को c, इसे मैं d मान लूंगा। तो ये बनेगा 2 cos c प्लस d। जैसे ही c प्लस डी करोगे तो यहाँ 2x और ये 2x ही बचेगा, मतलब 4x अपॉन 2, c प्लस डी अपॉन 2 होता है ना, तो ये आपको देके जाएगा ऐसे। फिर cos c माइनस डी अपॉन 2 है ना, तो c माइनस डी करोगे तो 2 पाई बाई 3 और यहाँ माइनस ऑफ माइनस 2 पाई बाई 3 यानी 4 पाई बाई 3 अपॉन में 2, c माइनस डी अपॉन 2, यानी फाइनली आपको मिलेगा देखो इस तरीके से। और जिनको पता हो cos 2 पाई बाई 3 मतलब माइनस 1/2, कैसे? cos पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसे लिखो, ये बन जाएगा माइनस cos पाई बाई 3, समझे कि नहीं? वैसे डायरेक्टली पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया था। खैर, तो इसकी जगह माइनस 1/2 मैं रख दूंगा, देखो इसकी जगह cos 2 पाई बाई 3 की जगह। तो जैसे ही मैं माइनस 1/2 रखूंगा, मेरा सिंप्लीफिकेशन कैसा दिखेगा? ये देखो ऐसे पहले से ही चल रहा है, ये रहा 2 cos 2x और इसकी जगह रखा मैंने माइनस 1/2, तो यहां पर ये 2 कैंसिल होगा, ये माइनस cos 2x आ जाएगा, ये प्लस cos 2x पहले से ही है, मतलब ये बन जाएगा 3, मतलब ये बन जाएगा RHS, जो कि मैंने गिवन क्वेश्चन की हेल्प से सेकेंड स्टेटमेंट बनाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है बच्चों, तो LHS इज इक्वल टू RHS, बस आपका काम हो गया, यानी इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है, यानी सेक्शन सी के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में पास होने का प्रोबेबिलिटी है 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर, दोनों में फेल होने का प्रोबेबिलिटी है 0.1, है ना? दोनों में पास नहीं होने का प्रोबेबिलिटी यानी फेल होने का प्रोबेबिलिटी। If the probability of passing the examination of English is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination? सबसे पहले मैं यहां पर assume करूंगा, let event E denote passing in English examination। ठीक है, English examination आप पूरा लिख दो या बस इंग्लिश लिख दो, मैंने बस इंग्लिश लिख दिया, एग्जाम को डिलीट कर दिया। ठीक है, अच्छा H का मतलब मैं ले लूंगा पासिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी, ठीक है ना, हिंदी एग्जामिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन यानी P ऑफ E दे रखा है 0.75, और क्या दे रखा है आपको? A student will pass the final examination in both English and Hindi, and हिंदी मतलब E इंटरसेक्शन H, ऐसे इंग्लिश एंड हिंदी, ये क्या दे रखा है? 0.75। अच्छा, फिर क्या दिया हुआ है? पासिंग नीदर, दोनों में से किसी में भी पास नहीं होगा,
इंग्लिश में भी पास नहीं होगा और हिंदी में भी पास नहीं होगा, यानी ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश ये है 0.1। समझे? इसका फर्दर मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हो ना? तो इसे फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, समझे बच्चों? ये दे रखा है 0.1। यहां से कंक्लूजन ये निकलेगा कि P ऑफ E यूनियन H क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9। ठीक है बच्चों? नाउ बी वेरी क्लेवर इन डिसाइडिंग द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगेगा देखो ये वाला, P ऑफ E यूनियन H को हम लिखेंगे P ऑफ E प्लस P ऑफ H माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन H। यहां पर इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली, P ऑफ E की वैल्यू है क्वेश्चन में, समझे? ये देखो हमने पहले ही लिखा था, अगर आपको ध्यान हो। P ऑफ H आपको फाइंड करना है, समझे? और P ऑफ E इंटरसेक्शन H ये वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन ही है, यानी 0.5। समझे? तो ये क्या बन जाएगा आपका फाइनली, दिस विल बी P ऑफ H इज इक्वल टू 0.9 तो है ही, यहाँ 0.75 माइनस 0.5, यानी ये बन जाएगा प्लस का 0.25, साइड चेंज कर दोगे तो माइनस 0.25 देखो ऐसे आ जाएगा। सो दैट मीन्स फाइनली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0.65 देखो ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, समझे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बेसिकली हमें डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर एक प्यारा सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को आप fx मान लो, तो fx इक्वल्स हो जाएगा 10x। यहाँ पर आप x की जगह x प्लस h रख देते हो, तो ये बन जाएगा 10x प्लस h, देखो ऐसे। फिर आपका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0, ये बनता है आपका f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच, देखो है ना, यही फॉर्मूला होता है। चलो काम शुरू करो। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस 0, ये है आपका टेंजेंट ऑफ x प्लस एच माइनस टेंजेंट ऑफ x अपॉन में h। ठीक है, इनको साइन कॉस में हम चेंज कर देंगे, यानी साइन अपॉन कॉस में हम चेंज कर देंगे टेंजेंट फंक्शंस को। तो ये बन जाएगा साइन x प्लस h अपॉन में कॉस x प्लस h माइनस ये बनेगा आपका साइन x अपॉन में कॉस x, और पूरे के नीचे भी h है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये देखो जो मैंने ब्रैकेट में लगाया, इसमें हमें लेना होगा LCM। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस 0, ये हो जाएगा साइन x प्लस h इंटू में कॉस x, चेक करते रहो, माइनस साइन x इंटू में कॉस x प्लस h, पूरे के नीचे क्या आएगा, तो यहाँ से कॉस x प्लस h पहले वाले टर्म में से, फिर आपका कॉस x, और पूरे के नीचे फाइनली h है, उसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब जरा न्यूमरेटर में जहां मैंने ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दिया, ध्यान से देखो, इसमें आपका कोई फॉर्मूला तो नहीं बना, साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला, समझे? तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस 0, यहाँ पर आप लिखोगे साइन x प्लस h, ये तो a का काम करेगा, माइनस b का काम कौन करेगा, तो एंगल x, समझे? अच्छा, पूरे के नीचे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है cos x प्लस h, यहाँ पर है cos x, और यहाँ पर है h, ऊपर बचेगा साइन h, और नीचे h पहले से ही वेट कर रहा है, मतलब साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों होगी 1, क्योंकि लिमिट h का 0 है, समझे? अच्छा, अभी नीचे क्या बचा हुआ है, तो cos x प्लस h ये बचा हुआ है, और cos x भी बचा हुआ है, ध्यान से देख लो इस वाले स्टेप में। ठीक है बच्चों, तो फाइनली ये बना 1 इंटू 1 अपॉन कॉस x प्लस h की जगह 0, यानी फाइनली ये cos x ही रहेगा, एक cos x पहले से ही प्रेजेंट है, तो नीचे आपका cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, जिसे आप सीकेंड स्क्वायर x लिख सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है बच्चों, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब ये कौन से टॉपिक का है, तो ये आपके इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी चैप्टर नंबर 12 का है। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आपको शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं।
चलो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पॉइंट ए है और यहाँ पर कहीं पॉइंट बी है इस तरीके से, और पॉइंट सी यहाँ पर कहीं हो सकता है, ए और बी लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं होगा, या फिर इसी के सीध में, मतलब कोलिनियर होते हुए सी यहाँ पर हो या फिर यहाँ हो या फिर कहीं बीच में हो। मैंने ऐसे मान लिया, तो मैं यहाँ फिलहाल एज्यूम कर लूंगा कि लेट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन k/1। ठीक है, तो यहाँ पर k/1। अब इस कंडीशन की हेल्प से मैं जरा पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं, और यहाँ पर पॉइंट ए पहले से ही मुझे पता है, क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर आप देख सकते हो 2 - 3 4, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा आपका पॉइंट बी। ठीक है, चलो पॉइंट सी अगर हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से आपका बनने वाला है -1 × k यानी -k, और फिर 1 × 2 यानी देखो इस तरीके से आ जाएगा अपॉन k+1। समझे, फिर इसके बाद बनेगा 2k - 3 अपॉन k+1। अच्छा, फिर क्या बनेगा यहां से आपका 1 × k और फिर 1 × 4 अपॉन k+1। ठीक है बच्चों, लेकिन पॉइंट सी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, देखो इस तरीके से। अब यहां से जैसे ही मैं x, y एंड z के कोऑर्डिनेट से कंपेयर करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, 2 - k अपॉन k+1 = 0। तो यहां से k की वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक है, 2k - 3 अपॉन k+1, नाउ दैट इज इक्वल टू, ये y कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 1/3 है। क्या यहाँ से भी k की वैल्यू 2 मिलेगी? चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा 3 × 2 = 6, k - 9 = k+1। एक बात देख लो ध्यान से, ये बन जाएगा 6k - k यानी 5k, 1 + 9 यानी 10, यानी अगेन k का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर ये क्या बनेगा, z कोऑर्डिनेट। एक बार चेक करो, यहाँ से भी k की वैल्यू वही आ जानी चाहिए जो अभी तक मैंने इस कंडीशन में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में पहले से ही ऑब्टेन किया हुआ है। ये बनेगा k+4 = ये बनेगा 2k + 2। सिंप्लीफाई करोगे k की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझे बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हो x कोऑर्डिनेट में भी k का वैल्यू, y कोऑर्डिनेट में भी k का वैल्यू और z कोऑर्डिनेट के केस में भी k का वैल्यू, ये तीनों वैल्यू सेम है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि यहाँ पर c डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट AB को इन द रेशो k/1 यानी 2/1। सो दैट क्लियरली मींस कि A, B एंड C द 3 पॉइंट्स मस्ट बी कोलिनियर। समझे बच्चों, तो ये बस आपका प्रूफ तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब इसमें एक अल्टरनेटिव भी है, चलो उसको भी देखते हैं। तो अल्टरनेटिव क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स P x, y, z, द सम ऑफ whose distances from A and B is equal to 10। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट P का डिस्टेंस A से तो PA प्लस क्यों, क्योंकि सम बोला हुआ है, प्लस PB, अब ये 10 के इक्वल है। तो यहां से आपको जो भी इक्वेशन बनती हुई दिखेगी बस वो आपको फाइंड करना है। समझे, चलो शुरू करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर PA का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, A मतलब 4, 0, 0, तो यहाँ पर बनेगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर प्लस z - 0 होल स्क्वायर। ये आपका PA आ चुका है। फिर ऐसे ही PB लिखोगे, यानी x -4 यानी x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर प्लस z - 0 होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और ये कंप्लीटली 10 के इक्वल है। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x² - 8x + 16, यहां से y² और यहां से z²। ये पहले वाला यानी PA वाला डिस्टेंस प्लस PB वाला, इसमें देखो x² + 8x + 16 प्लस y² प्लस z² और यहां पर ये = 10। देखो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब यहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, है ना, ताकि अंडर रूट हट जाए। तो यहां जैसे स्क्वायरिंग करोगे फिलहाल तो ये क्या मिलने वाला है आपका, x² - 8x + 16 प्लस y² प्लस z², ये बना a²। फिर यहां पर क्या बनेगा, x² + 8x + 16 प्लस y² प्लस z², ये बना b², है ना,
प्लस 2ab। तो 2ab में दोनों लिखना पड़ेगा मुझे, मतलब अंडर रूट ऑफ ये कंप्लीट, तो इनको मल्टीप्लाई भी करते हुए लिख दो, अच्छा ही रहेगा। तो ये क्या बनेगा आपका, फिलहाल मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16, ये बनेगा -8x। यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 प्लस में 8x। अब क्योंकि आपने स्क्वायरिंग किया है तो RHS में जो 10 था वो बन जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होने वाला है ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बनेगा, ऐसे ही 2y स्क्वायर, ऐसे ही 2z स्क्वायर, ये 8x और ये -8x कैंसिल होगा, 16 एंड 16 32 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2 है, पूरे में 2 से डिवाइड कर दो, LHS में भी RHS में भी, तो 2x स्क्वायर का सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, 2y स्क्वायर का y स्क्वायर, 2z स्क्वायर का z स्क्वायर, और 32 का हो जाएगा 16। और यहाँ पर ये अंडर रूट वाला एज इट इज हम लिखने वाले हैं, और RHS में हो जाएगा 50। समझे, 2 से डिवाइड हुआ। तो यहाँ फिलहाल अंडर रूट के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16, इस पूरे का होल स्क्वायर -8x का होल स्क्वायर। समझे, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा लिया, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से कर लिया मैंने। तो अब ये क्या बनने वाला है बच्चों, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर अंडर रूट वाले को तो एज इट इज रहने दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 64x स्क्वायर। देखो ये अंडर रूट के अंदर वाला मैंने लिख लिया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 50 माइनस, ध्यान से देखना मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बच्चों। ठीक है, अब फिर से स्क्वायरिंग कर दो, जैसे स्क्वायरिंग करोगे LHS में से रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा, ये देखो इस तरीके से मिलेगा आपका, ये डायरेक्टली आपको ऐसे मिल जाएगा, बस सीधा रूट को आपको हटा देना है। लेकिन यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो इस पूरे को मैं b बोल रहा हूं, तो a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये बनेगा देखो इस तरीके से, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर करोगे, देखो मैं लिखूंगा इस तरीके से, समझे, ये देखो ऐसे -2ab, यानी 100 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16। समझे, अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। समझे, चलिए काम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा। यहां पर ये -100 से सारी चीजें मल्टीप्लाई होंगी, उसको इस साइड ले आओ, तो 100x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का -64x स्क्वायर पहले से ही है, यानी ये हो जाएगा 36x स्क्वायर। समझे, ठीक है, प्लस का 100y स्क्वायर प्लस का 100z स्क्वायर। समझे बच्चों या नहीं समझे, ठीक है। अच्छा फिर यहां पर क्या बचेगा, इज इक्वल टू 2500 माइनस 1600 यानी 900। ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, बस बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है बच्चों। इसमें हमें क्या करना है, तो ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं जरा। A school administration decides to send some of its student of class 11th to an educational tour. From a class of 25 students, 10 are to be chosen for the tour. There are 3 friends, Rajesh, Shreya and Deepa, who decide that either all of them will join or none of them will join. All of them will join or none of them will join the tour. Based on the given information, answer the following questions. तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन द स्टूडेंट्स बी चोजन फॉर दिस एजुकेशनल टूर इफ दीज थ्री फ्रेंड्स विल नॉट ज्वाइन। देखो यहाँ पर इन तीनों फ्रेंड्स ने क्या कंडीशन बताई है कि या तो हम तीनों जाएंगे या हम तीनों नहीं जाएंगे। ठीक है, टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जिसमें से 10 स्टूडेंट्स को हमें टूर के लिए लेके जाना है। अब अगर ये तीनों फ्रेंड्स टूर के लिए नहीं जाएंगे तो भी टूर पर 10 बच्चे तो जाएंगे ही, लेकिन अब क्या है, मुझे 25 में से 10 बच्चे नहीं लेने होंगे, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स राजेश, श्रेया एंड दीपा इन्हीं 25 स्टूडेंट्स में इंक्लूड होंगे। तो बेसिकली अब ये तीनों नहीं जाएंगे, तो मेरे पास 22 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स को चूज करने का ऑप्शन रहेगा। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, इसके लिए आंसर क्या आएगा, 22C10। बस इसका कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर मुझे बता देना।
ठीक है बच्चों, अब जरा सेकंड पार्ट में देखते हैं यहां पर क्या बोला हुआ है। इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट्स बी चूजन फॉर दिस एजुकेशनल टूर। अब देखो यहां पर दो बातें आ गई। पहली बात, अगर ये तीनों नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, प्लस अगर ये तीनों टूर पे जाएंगे तो कैसे होगा। अब अगर ये तीनों नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, प्लस अब अगर ये तीनों स्टूडेंट्स यानी तीनों फ्रेंड्स टूर के लिए जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ ये तीनों तो जा ही रहे हैं, है ना, यानी 3C3, इन तीनों को तो पक्का जाना है। तो इन तीनों को उठा के बस में आपने बिठा दिया। अब आपके क्लासरूम में 22 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 7 स्टूडेंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि टोटल 10 में से 3 स्टूडेंट्स पहले ही बैठ चुके हैं। अगर वो तीनों पक्का जाएंगे तो तीनों बैठ चुके हैं जाके बस में। समझे मेरी बात, यानी यहां पर बचे हुए 22 स्टूडेंट्स में से मुझे 7 स्टूडेंट्स और चाहिए होंगे। तो इफेक्टिवली यहां पर आएगा 22C10 प्लस 22C, क्योंकि 3C3 तो 1 हो जाएगा। अब इसको भी आप फाइनल कैलकुलेट करके मुझे आंसर एक बार कमेंट करके बता देना। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।